स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम ऑन योर चैनल ग्रो टुगेदर। एंड आई होप आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रहा है एंड आपकी प्रिपरेशन में एज यूजुअल मैं आपके साथ हूँ। सो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई ऑलरेडी डिस्कस कैट 2021 ऑल स्लॉट्स एंड कैट 2020 में मैंने जितने भी आपके स्लॉट 1 में अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे आई ऑलरेडी डिस्कस। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों की जो कैट की जो जर्नी है, जो आपकी एमबीए प्रिपरेशन की जर्नी है, एमबीए के एक अच्छे बिज स्कूल में जाने के लिए जो आपकी तैयारी है उसमें मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे। एंड इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस कैट 2020 स्लॉट 2 ऑल अरिथमेटिक क्वेश्चंस। और मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को बहुत ट्रिकी अप्रोच से सॉल्व करने वाले हूँ कि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बच्चे अरिथमेटिक का वेटेज आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा होता है। आप चाहे कोई भी एग्जाम में अपियर करते हो, राइट, तो उनको हम देखेंगे कि हम मिनिमम टाइम में कैसे कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि आपके पास जो टाइमली वीडियोस है वो आपको मिलती रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कैट 2020 slot 2 arithmetic question, and this is the first question from the arithmetic section. तो जैसे मैंने क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के चैप्टर से है। तो बच्चे रूल सिंपल होना चाहिए। when you are practicing, when you are solving the previous year question, just pause my video, try to solve by yourself and then check my method कि आपने कितने टाइम में इसको सॉल्व किया एंड मैम ने उसको कितने कम टाइम में सॉल्व कराया था। चलिए तो देखते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मैंने 2020 स्लॉट 1 के भी क्वेश्चंस जरूर देखना आप लोग। तो क्वेश्चन है मेरे पास में, इन अ कार रेस। ओके, कार रेस हो रही है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने कार रेस पढ़ा तो मेरे माइंड में वो जो होती है ना, दिमाग की बत्ती खुली और मुझे पता चला कि ये क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से है। ओके, तो क्वेश्चन है car B by 45 kilometer and car B beats car C by 50 kilometer and car A beats car C by 90 kilometer, the distance over which the race has been conducted। तो बच्चे ये आपके पास में एक रेस है, ठीक है, क्योंकि जब तक मुझे ऐसा नहीं बोला गया कि एक सर्कुलर रेस है तो आपके पास ये लीनियर रेस है, राइट। तो यहाँ पे कार ए ने बी को बीट किया। बीट करने का मतलब है ए जो है, ए विल बी एट द फिनिशिंग लाइन और बी उससे 45 किलोमीटर पीछे की डिस्टेंस पे है। तो कार ए आपके पास यहाँ पे है एंड कार बी को उसने बीट किया है 45 किलोमीटर से। एंड साथ में मैं ये भी ले सकती हूँ कि कार ए बीट्स कार सी बाई 90 किलोमीटर, तो कार सी को वो 90 किलोमीटर से बीट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये डिस्टेंस 90, तो आई कैन से दिस डिस्टेंस इज 45 किलोमीटर, राइट। अब ये भी बोला है कार बी बीट्स कार सी बाई 50 किलोमीटर, दैट मीन्स अगर आपके पास में इस रेस में, मैं चलो रेड पेन से शो कर देती हूँ कि अगर बी आपका फिनिशिंग लाइन पे होगा देन सी को वो बीट करेगा, कितने से सी को वो बीट करेगा आपका 50 किलोमीटर से। ठीक है बच्चे, बहुत सिंपल सा लीनियर कंसेप्ट है कि जब आपका जो बी है, ठीक है, जब मान लीजिए द टोटल डिस्टेंस इज डी, व्हेन बी इज कवरिंग द डी माइनस 45 किलोमीटर डिस्टेंस, तो वो सी को 45 किलोमीटर से बीट कर रहा है, राइट। और जब यहाँ पे बी टोटल डी डिस्टेंस कवर करेगा तो कितने से बीट करेगा, 45 अपॉन डी माइनस 45 इंटू डी, एंड दिस इज इक्वल टू 50, क्योंकि व्हेन बी एट द फिनिशिंग लाइन तो सी को वो बीट कर रहा है 50 किलोमीटर से। बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 से 10, 5 से 9, 9d इज इक्वल्स टू 10d माइनस 450, 9d इधर आ जाएगा तो d का वैल्यू 450। और आपसे यही पूछा था कि द डिस्टेंस ओवर विच द रेस हैज बीन कंडक्टेड, सो योर आंसर इज 450, दैट मीन्स d विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए ना तो प्लीज कर लीजिए। सिंपल कंसेप्ट एकदम, कोई भी बच्चा ये नहीं बोल सकता कि मैम मुझसे ये कंसेप्ट नहीं हो रहा है। बहुत सिंपल लीनियर कंसेप्ट है कि व्हेन बी इज कवरिंग दिस डिस्टेंस तो वो सी को 45 से बीट कर रहा है, जब बी डी से डी डिस्टेंस कवर कर रहा है तो कितने से बीट करेगा। सिंपल लीनियर रेस का कंसेप्ट है, प्लीज आप इस कंसेप्ट को जरूर कवर कीजिए एंड बहुत सिंपल से तरीके से आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और टाइम स्पीड डिस्टेंस तो मैं हमेशा बोलती हूँ छोड़ के मत आना, ठीक, सॉरी छोड़ के मत जाना, आना
आना आना आपके हाथ में नहीं है, पर छोड़ के मत जाना, ठीक है, उसको आप कवर कर लो, आराम से आप उसको कवर कर सकते हो। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। ओहो, मैंने यहाँ पे आंसर आपको शो कर दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग फिर भी आंसर फाइंड आउट तो मैच करने के लिए तो फाइंड आउट करने जाओगे ही ना। चलिए तो देख लेते हैं, ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द अरिथमेटिक सेक्शन। इन अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स द मीन ऑफ द लोवेस्ट, मीन मतलब जो आपका एवरेज होता है, the mean of the lowest 9 is 42 while the mean of the highest 9 score is 47. There are total 10 observation, right? So if I am assuming the observation are A1 to A10, right? और मैंने ये sending order में लिए कि A1 सबसे छोटी, then A2, A3 and A4 and so on, and A10 सबसे greatest value है. For the entire group of 10 students, the maximum possible mean exceed the minimum possible mean by. बच्चे अगर मैं मिनिमम वाला स्कोर लेती हूँ तो A1 से लेके A9 तक का जो समेशन एवरेज है, दिस इज 42. So I can say the total summation would be 9 into 42, right? Because average into number of observation. While the mean of the highest 9 score, तो A2 से लेके A10 तक का total value जाएगा 9 into 47. सिंपल सी बात है, because if average is 47 into number of observation करते हैं, then you will get the summation. तो अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे बन जाएगा A10 minus A1. Don't multiply these values, simple 9 कॉमन है, 47 minus 42, this will be 5. तो A10 minus A1 की वैल्यू आपके पास में 45 हुई। ओके, अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम पॉसिबल मीन एक्सीड द मिनिमम पॉसिबल मीन बाय। बच्चे A1 की मिनिमम वैल्यू आप कितने ले सकते हो? A1 की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि अगर मैं A10 को सबसे मिनिमम भी लूं तो भी वो 47 से छोटा नहीं हो सकता, एंड व्हेन A10 इज 47 देन A1 विल बी 2. दूसरे केस में अगर आप यहाँ पे A1 को मैक्सिमम लेते हो दैट इज 42, तो यहाँ पे 45 होने के लिए 87 होगा, 7 minus 2 and 8 minus 4, राइट? तो आपके पास में यही कंडीशन पॉसिबल है, यहाँ पे एक बार A को मिनिमम लीजिए, A1 को एक बार A1 को मैक्सिमम ले लीजिए, या फिर आप A10 को एक बार मिनिमम ले लीजिए और एक बार मैक्सिमम ले लीजिए, राइट? तो यहाँ पे आपका A1 की वैल्यू अगर 2 है, मुझे बताना था बच्चे, एक बात बताना, A1 से लेके A9 तक का समेशन 9 into 42 है, ठीक है, या फिर आप बोलो A2 से लेके A10 तक की टोटल जो वैल्यू है, हाँ टोटल A2 से A10 ले लो या A1 से A9 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं A2 से लेके A10 तक का समेशन 9 into 47, 9 into 47 बहुत अच्छे से करना, यहाँ पे क्या करोगे 47 into 10 कर लीजिए 470, और 470 में से 47 माइनस कर लो, ठीक है। तो यहाँ तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 423। अगर आप दोनों साइड A1 ऐड कर देते हो तो यहाँ भी A1 हो जाएगा। तो बच्चे अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें तो 423 प्लस 2 दैट इज 425, और अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू की बात करें तो 423 प्लस 42, तो ये वैल्यू जाएगी 465, ये वैल्यू जाएगी 425। आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम पॉसिबल मीन एक्सीड द मिनिमम पॉसिबल मीन, तो ये वैल्यू है 42.5 एंड दिस वैल्यू इज 46.5। आप माइनस करोगे तो यहाँ पे जो आपका डिफरेंस बन रहा है दैट इज 4। तो बहुत सिंपल से तरीके से देखना है, मैं एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ क्वेश्चन को। फ्रॉम द A1 टू A9 द समेशन इज 9 into 42. From the A2 to A10 the summation is 9 into 47. When you subtract these two equations you will get A10 minus A1 equals to 45. एक बार आप जब A1 की मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 42 हो सकती है, तो A2 से लेके A10 तक का समेशन 423. If I add A1 at the both side, तो you will get 423 plus 2 plus 45. तो आप प्लस 42, तो यहां से आपको मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल आपका जो मीन है वो मिल जाएगा। तो जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो डिफरेंस आपका क्रिएट हो रहा है 4 का, ठीक है। तो आंसर बन जाएगा यहाँ पे 4। ये भी आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे टोटल आपके पास में 10 क्वेश्चंस थे कैट 2020 में, स्लॉट 2 में भी, तीनों स्लॉट में आउट ऑफ 26 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस सिर्फ आपके अरिथमेटिक सेक्शन से थे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं।
क्वेश्चन है फॉर द सेम प्रिंसिपल अमाउंट, ओके पी की वैल्यू सेम है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आधी प्रॉब्लम तो प्रिंसिपल सेम होते ही बोल देता है। द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years at 5% per annum exceed the simple interest for 3 years at 3% per annum by 1125। बच्चे अगर प्रिंसिपल सेम है ना तो 100 लो ना। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट बनाती हूँ 3% से 3 years के लिए, तो दिस वैल्यू विल बी 109। एंड अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं 2 years का 5%, तो सक्सेसिव इंटरेस्ट होगा। तो एक बार आपका पहले साल 105 और दूसरे साल 110.25 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जब आप इसे डिफरेंस करोगे, बिकॉज उसने बोला है द कंपाउंड इंटरेस्ट एनम एक्सीड द, तो दिस वैल्यू कितना एक्सीड हो रही है, दिस वैल्यू एक्सीडिंग इज 1.25 यूनिट एंड दिस इज इक्वल टू 1125। आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल। तो मैम 100 की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। क्वेश्चन सोल्व हो चुका है बच्चे, पॉइंट हटा लो आप चाहे, एंड यहां से अगर आप 2 पॉइंट हटाओगे तो ये आपका 125 कितने पे जा रहा है, 9 पे जाएगा। 900 इंटू 100, तो ये बन जाएगा आपके पास 90,000। सो द प्रिंसिपल वैल्यू वाज द 90,000। तो देखा आप बच्चे, जितने भी आपके पास ये क्वेश्चन होते हैं ना, एसआई के, सीआई के, इनको क्वेश्चंस को आप अगर 100 का अप्रोच एक बार सीख गए ना अच्छे से, फिर क्वेश्चन बिल्कुल भी लेंथी नहीं होगा। मैंने क्या लिया कि अगर मेरे पास 100 है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 10.25, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25, सिंपल इंटरेस्ट 9, दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 1.25। 1.25 का वैल्यू 1125 एंड आपको फाइंड आउट करना था किसका वैल्यू, 100 यूनिट का। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 90,000। सो आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू थी वो 90,000 थी। बच्चे बिना बोर हुए क्वेश्चंस करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, और पूरा वीडियो देखो, क्योंकि बोर होने का आपके पास चॉइस नहीं है, ठीक है, बिकॉज आप लोगों को अपना एग्जाम क्लियर करना है, समझ रहे हो, आपका अपना एग्जाम क्लियर करना है, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, तो बोर होना आपकी चॉइस में है ही नहीं। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अनिल buy 12 toys and labels each with the same selling price। ओके ठीक है, 12 टॉय लेके आया और सबको सेम सेलिंग प्राइस पे लेबल कर दिया उसने। He sell 8 toys initially at 20% discount on the label price. Then he sell the remaining 4 toys at an additional 25% discount on the discounted price. Thus he get total of the 112 rupees and makes a 10% profit. With no discount his percentage of profit would have been। पता है अर्थमेटिक ना, मतलब एकदम क्वेश्चन देखते ही ना बड़ी खुशी सी होती है, क्योंकि शॉर्ट अप्रोच से बहुत आराम से सॉल्व हो जाता है। तो बच्चे मैंने यहाँ पे क्या किया, अनिल बाय 12 टॉयज एंड लेबल ईच विद द सेम सेलिंग प्राइस, सबका सेम सेलिंग प्राइस उसने ले लिया। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि अगर उनका कॉस्ट प्राइस, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये नहीं पता है कि उसने सेलिंग प्राइस कितना अप करके लिखा, तो आई एम अज्यूमिंग कि अगर उसने सेलिंग प्राइस को 100 यूनिट लिया है, राइट, तो 12 टॉयज थे, ही सेल 8 टॉयज, तो टोटल 12 में से 8 टॉयज ही सेल्स एट 20% डिस्काउंट। तो 100 पे 20% का डिस्काउंट, तो दैट मीन्स यहाँ पे वो 80 रुपीज में, रुपी मतलब यूनिट है 80 में सेल कर रहा है। Then he sell the remaining 4 toys at an additional 25% discount। एडिशनल मतलब 80 पे पहले डिस्काउंट हुआ 20% का, अब इस पे 25% मतलब 1/4 का डिस्काउंट हो जाएगा, एंड 80 का 1/4 इज 20, तो यहाँ पे वो 60 में इसको सेल कर रहा है। तो टोटल उसको अमाउंट यहाँ से कितना मिला 640, और यहाँ से मिला उसको 240। तो टोटल जो उसको अमाउंट मिला है परचेज करने से, ये हो जाएगा आपके पास में 880। आगे क्या बोले, thus he get a total of 2112 rupees and makes a profit of the 10%। यहां से आपके पास जो 880 यूनिट्स की वैल्यू है, जो उसको टोटल मिली है 880 यूनिट्स की वैल्यू, दिस इज 2112 रुपीज, एंड यहां पर बच्चे उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। एक बहुत सिंपल सी बात देखो, with no discount his percentage of profit would have been, here he is earning the 10% profit, right। यहां से आपको वैल्यू मिला 880 का 2112, आप यहां से इजीली एसपी निकाल सकते हो, बिकॉज एक टॉय का एसपी मैंने लिया था 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2112 अपॉन 880 इंटू 100। आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 11 से ये वैल्यू 192 पे चली जाएगी, ये 8 पे 8 2 16, 8 4 32,
तो यहाँ पे आपके पास एक टॉय का जो एसपी आएगा बच्चे, इट विल बी 240 and easily we can find out the CP of the one toy because you are making the 10% profit to CP of 1.1. This is equal to 2112. तो CP of all the toys कितना बन जाएगा 1920. ये आपके पास 12 टॉयज का टोटल CP है, तो वन टॉय का CP कितना होगा 1920 डिवाइडेड बाई कितने टॉयज थे 12, तो 12 1 and 12 6, तो ये हो जाएगा 160. सो दैट CP ऑफ द वन टॉय इज 160 और जो आप सेलिंग कर रहे हो वो 240 आपने लेबल किया हुआ है, मार्कअप किया हुआ है. सो इफ यू डोंट ऑफर एनी डिस्काउंट तो आपको 80 का प्रॉफिट होगा एक टॉय पे ऑन 160. तो ये बन जाएगा आपके पास 1/2. सो 1/2 इज द 50%. ठीक है. सो विद नो डिस्काउंट हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वुड हैव बीन 50%. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप अपने क्वेश्चन को कितने आराम से सॉल्व कर सकते थे बच्चे. सिंपल, आपने यहाँ पे सेलिंग प्राइस को 100 लिया. ठीक है, कि मैंने यहाँ पे जो मार्क किया हुआ है प्राइस, हाँ जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है प्राइस वो 100 है. फिर आप इस पे 20% डिस्काउंट 80 पे और एडिशनल 25% डिस्काउंट तो 60 पे. सो टोटल इज 880. 880 इक्वल टू दिस. यू कैन इजीली फाइंड आउट द एसपी ऑफ द वन टॉय. एसपी ऑफ वन टॉय, सीपी ऑफ वन टॉय, तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो. तो अगर आप कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं करते तो आपको 50% का प्रॉफिट होता. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो ये रहा हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस. स्लॉट 1 में भी आपके काफी सारे क्वेश्चन थे टीएसटी से, स्लॉट 2 में भी. द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी इज थ्राइस दैट फ्रॉम ए टू बी. टू ट्रेन्स ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी वाया बी. तो आपके पास में ये डिस्टेंस है टोटल ए, है ना. ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी वाया बी, तो ये ए है एंड दिस इज सी. बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो आपका थ्राइस है. मींस अगर ये डिस्टेंस में 100 ले लेती हूँ तो दिस वैल्यू इज द 300. द स्पीड ऑफ द ट्रेन 2 इज डबल. तो आपके पास दो ट्रेन है, ट्रेन 1 एंड ट्रेन 2. ट्रेन 2 का जो स्पीड है दिस इज द डबल दैट ऑफ द ट्रेन 1. तो इफ आई टेक दिस वैल्यू इज 2, तो ये आपके पास में 1 है. While traveling from A to B, their speeds are interchanged while traveling from B to C. The ratio of the time taken by the train 1, तो train 1 से कितना टाइम एंड train 2 से आपका कितना टाइम. तो बच्चे बेसिकली हुआ क्या है, A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है उसका थ्राइस डिस्टेंस है फ्रॉम द B टू C. ट्रेन A और ट्रेन बी का जो स्पीड का रेशियो यहाँ पे 1:2 है. बट जब वो पॉइंट बी पे पहुंचे तो बोलते हैं कि चलो भाई अपने स्पीड को इंटरचेंज कर लेते हैं. तो इंटरचेंज ट्रेन 1 का स्पीड हो जाएगा 2 एंड ट्रेन 2 का स्पीड हो जाएगा 1. मैंने यहाँ पे यूनिट से क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ बहुत इजीली. पहले ट्रेन 1 का टाइम फाइंड आउट करते हैं. 100 को 1 की स्पीड से तो 100, 300 को 2 की स्पीड से तो 150, तो टोटल बना 250 यूनिट बिकॉज डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम. अब आप यहाँ पे ट्रेन 2 का टाइम फाइंड आउट करिए. 100/2 तो ये 50 हो जाएगा. 300/1 तो ये 300, तो वैल्यू बनेगी 350. बस रेशियो फाइंड आउट कीजिए 250/350. तो आंसर हो जाएगा आपके पास में 5:7. अब आप ध्यान से करना क्योंकि आपके पास में 7:5 भी और 5:7 भी है. तो क्रॉस चेक कर लो द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय ट्रेन 1 टू ट्रेन 2. तो आपको यहाँ पे आंसर बन जाएगा 5:7 विल बी योर करेक्ट आंसर. डोंट यूज एनी फॉर्मूला, डोंट अज्यूम एक्स एंड वाई. आप सिंपली डिस्टेंस का रेशियो दिया तो आप 100 300 ले लिया. स्पीड आपको 1:2 एंड 2:1 ले ली. बिकॉज पूरा क्वेश्चन रेशियो में है तो मैं यहाँ पे x और y को अज्यूम करके अपने क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स क्यों बनाऊं. ठीक है, तो बच्चे आपको अपने क्वेश्चन को बहुत सिंपल सॉर्टेड वे में अगर आप ट्राई करोगे क्वेश्चन को तो आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था. चलिए तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द अरिथमेटिक सेक्शन. चलिए देख लेते हैं. क्वेश्चन है आपके पास A and B are 2 points on a straight line. Again time, speed and distance. आपके पास A and B एक straight line पे 2 points given है A and B. Ram runs from A to B while Rahim runs from B to A. राम इधर से जा रहे हैं और रहीम इधर से जा रहे हैं. After crossing each other, मैं आपको एक चीज बताती हूँ. राम रहीम से मुझे एक चीज याद आ गई बच्चे. देखो हम लोगों ने ना यहाँ पे आके हिंदू मुस्लिम
जातिवाद इतना ज्यादा फैला दिया हमारे पॉलिटिशियंस लोगों ने, जबकि एक दादा से हमारी बात हो रही थी बहुत पहले की, मतलब हमें भी किसी ने बात सुनाई थी, बोलते थे कि राम और रहीम की जोड़ी तो मतलब उसमें कुछ और नाम थे उनके, कुछ ऐसे कुछ नाम था, मतलब मैं यहाँ पे राम और रहीम ही ले लेती हूँ कि राम और रहीम की तो जोड़ी ऐसी थी कि एक बैल राम के पास होता था, एक बैल रहीम के पास होता था, आई होप आप समझते हो बैल, और हम दोनों आपस में खेती किया करते थे। हमें कभी मालूम ही नहीं था कि ये जातिवाद क्या होता है, ठीक है। और इस टाइम आते 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 इतना जातिवाद फैला दिया हमारे पॉलिटिशियन से, मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करूंगी, बट प्लीज आप लोग एजुकेटेड लोग हो, मिल बांट के साथ में रहो, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए तो वापस आ जाते हैं, राम एंड रहीम से याद आ गया था तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। तो राम रन्स, आप राम रहीम से कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। वापस आ जाते हैं, आप अपने क्वेश्चन पे क्वेश्चन कीजिए। राम रन्स फ्रॉम ए टू बी व्हाइल रहीम रन्स फ्रॉम बी टू ए। After crossing each other, Ram and Rahim reached their destination in 1 minute and 4 minutes respectively if they start at the same time. बच्चे ऐसे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ना आपको समझ में आ जाता है कि आगे क्या दिया गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है कि आफ्टर मीटिंग वो अपनी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में कितना टाइम लगा रहे हैं, और इसमें फॉर्मूला होता है S1 अपॉन S2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ T2 अपॉन T1, राइट। तो T2 का वैल्यू कितना है 4, T1 का वैल्यू 1, तो रेशियो बन जाएगा 2:1, एंड आपका आंसर कितना बना, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आप खुद सोचो 10 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन था क्या, है ना, उससे ज्यादा टाइम तो शायद आपने क्वेश्चन को देखने में लग गया होगा, जितना टाइम आपको सॉल्व करने में नहीं लगेगा, बिकॉज ये आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब मैं क्लास में ऐसे क्वेश्चन कराते ना तो बच्चे पूछते हैं मैम ऐसे क्वेश्चन कैट एग्जाम में आते हैं, तो एक बार देख लीजिए, यस आते हैं। आप ऐसा नहीं है, हर लेवल का क्वेश्चन होता है, इजी होता है, मॉडरेट होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, तो पहले आप अपने लेवल्स वाइज क्वेश्चंस को कीजिए, क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ कैट मतलब पूरा पेपर सॉल्व करना नहीं है। अगर आप सफिशिएंट नंबर ऑफ, एक डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लोगे देन आपको एक अच्छा परसेंटाइल मिल सकता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपका टीटा मतलब न्यूमेरिक एंट्री का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। John takes twice as much time as Jack to finish a job. That means this question from that time and work. So John takes twice as much time as Jack to finish a job. तो मैंने यहाँ पे John को लिखा, ये मेरे पास Jack है। Jack and Jim together 1/3 of the time to finish the job. Then John take working alone. तो Jack और ये Jim है। तो मैंने यहाँ पे टाइम लिखा, जॉन के पास ट्वाइस था टाइम, इनके पास 1 था, और उसने बोला जैक एंड जिम टुगेदर 1/3 ऑफ द टाइम टू फिनिश द जॉब, देन जॉन टेक्स वर्किंग अलोन। तो ये बन जाएगा आपके पास में 2/3। मोर ओवर इन ऑर्डर टू फिनिश द जॉब, तो पहले यहाँ पे मैं इनकी एफिशिएंसी अगर निकालती हूँ तो एलसीएम हो जाएगा 2, दिस वैल्यू इज 1, दिस वैल्यू इज 2 एंड दिस वैल्यू विल बी 3। तो यहाँ से आपको जॉन की एफिशिएंसी मिल गई 1, जैक की एफिशिएंसी मिल गई 2, और जिम की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 - 2 is 1, क्योंकि बच्चे यहाँ पे जैक प्लस जिम 3 और जैक 2 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो है ये आपके पास। फिर उसने बोला जॉन टेक्स 3 days मोर देन टू टाइम टेकन बाय 3 of them वर्किंग टुगेदर। जॉन कितना टाइम ले रहा है अकेला वर्क को करने में 2 यूनिट, और तीनों मिलके कितना ले रहे हैं, जॉन जैक प्लस जिम। बच्चे तीनों की एफिशिएंसी मिलाओगे तो आपके पास 4 वर्क है 2/4, तो ये बन जाएगा 1/2। So the time taken by John alone is 2 unit and by all of 3 is 1/2, and इनका जो डिफरेंस है this time 2 - 1/2 is 3/2 is equal to कितना टाइम दिया 3 days more, तो ये वैल्यू 3 है मोर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 days। आपको बताना है इन हाउ मेनी डेज विल जिम फिनिश द जॉब वर्किंग अलोन। जिम का आपके पास में यहाँ पे एफिशिएंसी 1 है, ठीक है, और वो टाइम कितना लेगा, जिम आपका टाइम लेगा 2 यूनिट, क्योंकि 2/1, तो 2 की वैल्यू जाएगी आपके पास 4 days। तो बच्चे ये एलसीएम के कंसेप्ट को आप समझो, अगर आप एलसीएम के कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाते हो तो आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर आएगा आपके पास में यहाँ पे 4 days, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ पे टाइम लिखा, वर्क निकाला, एफिशिएंसी निकाली, तो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा आपके पास में, ठीक है, एंड उसके बाद आप यहाँ सो आपका आंसर हो गया यहाँ पे 4 days। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द अरिथमेटिक सेक्शन।
चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी हम लोग, परसेंटेज दिख रहा है हम लोगों को, है ना। तो इन मे जॉन बॉट द सेम अमाउंट ऑफ राइस एंड सेम अमाउंट ऑफ व्हीट एज ही हैड बॉट इन अप्रैल। तो यहाँ पे अप्रैल और मई का आपको डेटा दिया हुआ है। तो देखो जब भी आप क्वेश्चन को करो, मान लो कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो अभी क्वेश्चन को, आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो पहले देख लो। समटाइम्स देखो क्या होता है कि क्वेश्चन का मुझे एकदम से हो सकता है उसको शॉर्टकट ना मालूम हो, बट बच्चे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आपने जिस लॉन्ग वे से अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, देन उसको रिड्यूस करने का ट्राई करो कि अगर मैं और कौन से वे से इस क्वेश्चन को करता कि मेरा क्वेश्चन छोटा हो जाता। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो और रिवीजन बहुत जरूरी होता है। लाइक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया, यू आर हैप्पी? नो, सेटिस्फाई नहीं होना है, दोबारा से सोचो और कौन सा स्टेप में कम कर सकता हूँ। if I write 1.20 and यहाँ पे x है and this is x, आप इसको माइनस कर रहे हो तो 0.2, तो क्या मैं ये वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिख सकता था? राइट अगर मैंने यहाँ पे लिखा y 1.12 y और यहाँ पे y, और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 0.12 y, तो क्या मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता था? इन सब चीजों के बारे में सोचो, तभी आपके क्वेश्चन और भी फास्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। समटाइम्स क्वेश्चन का शॉर्टकट नहीं होता, बट शॉर्ट अप्रोचेस होते हैं कि लाइक आप अपनी कैलकुलेशन को 3 स्टेप कैलकुलेशन को आप 1 स्टेप कैलकुलेशन कैसे बना सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। आपके पास में राइस है और आपके पास में व्हीट है। यहाँ पे मैंने लिखा प्राइस और यहाँ पर मैंने लिख लिया क्वांटिटी। प्राइस जस्ट सपोज आपके पास ये x है और ये y है, क्वांटिटी यहाँ पे r ही ले लेती हूँ और यहाँ पे w ही ले लेती हूँ, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो कि राइस कौन सा था और व्हीट कौन सा था। अब यहाँ पे बोला कि मई मंथ में जो है उसने 150 रुपीज ज्यादा स्पेंड किया है, बिकॉज व्हीट का जो प्राइस है अप्रैल में x है, y है, और मई में ये प्राइस आपका 20% मतलब 1.2x हो गया, एंड दिस वैल्यू इज 1.121। बिकॉज 150 रुपीज ज्यादा है, तो क्या मैं जो आपके पास एक्स्ट्रा क्या हुआ है 0.2 ऑफ x इंटू आर, प्राइस इंटू क्वांटिटी, यहाँ पे 0.12 ऑफ w इंटू वाई इज इक्वल टू 150, मैं इसको बोल सकती हूँ। बिकॉज बच्चे अगर आप ऐसे करते कि अप्रैल मंथ में उसका जो एक्सपेंडिचर था इट वॉज द एक्स आर प्लस वाई इंटू डब्ल्यू, मई मंथ में ये इंक्रीज हुआ 1.2x इंटू आर प्लस 1.12 वाई इंटू डब्ल्यू, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तब ये वैल्यू 150 आती। लेकिन आप डायरेक्ट भी तो सोच सकते हो 20% इंक्रीज हुआ है तो 20% ऑफ x इंटू आर, 12% इंक्रीज हुआ है तो 1.12 w इंटू आई, दिस इज इक्वल टू 150। एंड यहाँ पर आपको एक सेंटेंस और बोला है, if John had spent 450 rupees on rice in April मंथ में डेटा क्या था, x इंटू आर का वैल्यू 450, तो अगर x इंटू आर का वैल्यू 450 इंटू 0.2 करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगा 90 प्लस 0.12 WY इक्वल टू 150। आपसे पूछा है हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन व्हीट इन मई मंथ में कितना है बच्चे, मई मंथ का ही तो डेटा है ये, 90 उधर ले जाइए तो 0.12 w इंटू वाई इज इक्वल टू आपके पास 60 हुआ, राइट। आपसे पूछा है हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन व्हीट, तो व्हीट पे उसने स्पेंड किया 1.12 w ऑफ वाई, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 0.12, तो 1.12 w y का वैल्यू जाएगा 60 अपॉन 0.12 इंटू 1.12, पॉइंट हटा लीजिए तो ये बन जाएगा आपके पास में 500, 2 जीरो से पॉइंट भी कैंसिल हो जाएगा, 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 560। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने कितनी जल्दी मल्टीप्लाई कर लिया, 5 इंटू 100 500 एंड 12 इंटू 560, तो आपका आंसर आ जाएगा 560। सो बेसिकली व्हाट वी वर डूइंग, आई सिंपली सॉल्व्ड कि जो एक्स्ट्रा है 0.2 ऑफ x इंटू आर, 0.12 ऑफ w इंटू y, दिस इज इक्वल टू 150, एंड यही डेटा मुझे यहाँ पे दिया था, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 0.12 इक्वल टू 60 एंड 1.12 का वैल्यू कितना हो जाएगा। वैसे आपको एक्स वाई आर डब्ल्यू की भी जरूरत नहीं थी, आप सिर्फ यूनिट के कंसेप्ट से कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा शो कर दिया ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज न हो जाए कि मैम ने तो इतना जल्दी में बहुत सारी चीजें मिस आउट कर दी, तो कुछ भी मिस आउट नहीं हुआ है, सिंपल सॉर्टेड क्वेश्चन है, बस आपको उसको डिकोड करना आना चाहिए। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एरोन bought some pencil and sharpener spending the same amount of money as Aaron. Aditya bought twice as many pencil and 10 less sharpener. If the cost of the one sharpener is 2 more than the cost of the pencil, बहुत सिंपल से तरीके से लिख लेते बच्चे, यहाँ पे ये Aaron है,
सेम अमाउंट ऑफ, एंड यहाँ पे आपके पास में अद्वितीय है, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे पेंसिल है आपके पास में, ठीक है, यहाँ पे आपके पास पेंसिल और शार्पनर्स है, और यहाँ पे आपके पास में प्राइस लिखेंगे, बोथ सम पेंसिल एंड शार्पनर। तो पेंसिल, और इसको ना ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं पेंसिल और शार्पनर। एक सेकेंड, पेंसिल और शार्पनर मैंने यहाँ पे लिख लिया, अराउंड में कितना लिया, सम पेंसिल, तो पी से, और शार्पनर को एस से। Spending the same amount of money as Aaron, Aditya bought twice as many pencil and 10 less sharpener. Same amount उसने खर्च किया है यहाँ पे। If the cost of one sharpener, और यहाँ पे मैं cost लिख लेती हूँ, one sharpener की जो cost है is 2 more than the cost of the pencil. अगर ये value x है तो this value is x plus 2. तो ये हो जाएगा बच्चे p into x, ये Aaron का आपका जो एक्सपेंडिचर है, प्लस s इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2p इंटू एक्स प्लस, ये हो जाएगा आपके पास s माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 2, राइट। ये इक्वेशन बनेगी। आपको फाइंड आउट करना है मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पेंसिल बोथ बाय एरॉन एंड आदित्य टुगेदर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये px एंड दिस इज 2px, तो ये बन जाएगा px इक्वल टू, हियर इज sx प्लस 2s, और ये बन जाएगा आपके पास sx plus 2s minus 10x minus 20, sx 2s, sx 2x कैंसिल, तो ये बनेगा आपके पास px minus 10x इक्वल टू, या फिर आप दोनों वैल्यू को साइड में ले जाइए, तो ये हो जाएगा px इक्वल टू 10x plus 20, x से आप डिवाइड करोगे तो p की वैल्यू बनेगी 10 plus 20 अपॉन x। बच्चे आपको फाइंड आउट करना है मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पेंसिल, तो मिनिमम नंबर ऑफ पेंसिल, और पेंसिल ऑब्वियसली आपके पास इंटीजर होगी, सो टू फाइंड आउट द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पेंसिल x की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, सो x की वैल्यू आप मैक्सिमम 20 ले सकते हो, बिकॉज इफ यू टेक मोर देन 20 तो ये वैल्यू आपके डेसिमल में बन जाएगी। तो x की वैल्यू अगर मैं 20 लेती हूँ तो p का वैल्यू हो जाएगा 10 plus 1 दैट इज 11। आपको बताना है टोटल पेंसिल दोनों ने मिला के कितनी ली, p plus 2p, टोटल 3p, तो 3 into 11, आंसर बन जाएगा आपके पास 33। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? तो मैंने बहुत सिंपल से तरीके से क्या, पेंसिल उसका प्राइस, शार्पनर उसका प्राइस, फिर यहाँ पे 2px और इनको इक्वेट किया। आपके पास इंपॉर्टेंटली ये इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे x यू कैन टेक मैक्सिमम एज 20 बिकॉज टू फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ पेंसिल x मैक्स होना चाहिए, तो x मैक्स आपका सिर्फ 20 बन सकता है। तो यहाँ पे आपके पास में p का वैल्यू 11 आएगा, और आपको टोटल 3p बताना है बिकॉज दोनों ने कितना पेंसिल लिया वो देखना है, तो दोनों का पेंसिल आ जाएगा 33। ठीक है, तो बच्चे अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है जो आप सॉल्व नहीं कर पाओ। चलिए तो देखते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द कैट 2020 स्लॉट 2, एंड बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अ सम ऑफ मनी इज स्प्लिट अमंग अमल, सुनील एंड मीता। अमल और सुनील का जो रेशियो दिस इज 3:2, व्हाइल द रेशियो ऑफ सुनील एंड मीता का रेशियो 4:5। क्वेश्चन है ये, अनिल, सुनील एंड मीता का रेशियो हो जाएगा 3 into 4 is 12, 4 into 2 is 8 and 2 into 5 is 10, या फिर आप यहाँ पे 2 कॉमन था तो दिस रेशियो is 6:4:5। If the difference between the largest and the smallest is 2 unit and इसका वैल्यू 400, आपको फाइंड आउट करना है सुनील का शेयर, मतलब 4 की वैल्यू, 2 की वैल्यू 400, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 800 रुपीज। सो सुनील को मिलेगा यहाँ पे 800 रुपीज। बहुत सिंपल क्वेश्चन था फ्रॉम द अरिथमेटिक सेक्शन। सो गाइस, these were the question from the CAT 2020 slot 2, all the arithmetic question I solved here, and out of total 26 questions in 2021, 10 questions were asked from the arithmetic section. So please आप उसको पूरा अच्छे से कवर कीजिए, एंड अगर आपको कोई भी हेल्प या कुछ भी चाहिए तो जस्ट लेट मी नो, यू कैन मेल मी ऑन माई गिवन मेल आईडी, वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, growtogether60@gmail.com। ठीक है, आप मुझे इस पे भी मेल कर सकते हो। So thank you so much guys, bye bye, take care, we will meet in the next video, and in the next video I will discuss CAT 2020 slot 3 के जितने भी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस है I will discuss over here. Okay, so thank you so much, bye bye, take care.